सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान विषय की हैं तथा इसके इतिहास के अध्याय संख्या 9 का हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। हम इस अध्याय के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं अध्याय 9 के प्रश्न तथा उनके उत्तरों का अध्ययन। पाठ्यपुस्तक के प्रश्न फिर से याद करें के तहत क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1870 और 80 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे? तो उत्तर है 1870 से 1880 के दशकों में लोगों की ब्रिटिश शासन से असंतुष्टि के जो मुख्य कारण थे वो निम्न थे। 1 नंबर देखते हैं। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये कारण था 1878 का आर्म्स एक्ट। नेक्स्ट 2 नंबर, सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराने के उद्देश्य से 1878 में ही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, 1800 आर्म्स एक्ट। नेक्स्ट है 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्बर्ट बिल कानून पास करने का कार्य किया। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि प्रयास भारतीय न्यायाधीश किसी भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, परंतु जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। नेक्स्ट 1870 और 80 के दशकों में अनेक राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आए जिन्होंने कई मुद्दों को उठाकर जनता को उनसे अवगत कराया। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी? तो उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसी एक वर्ग या समुदाय के पक्ष में नहीं बल्कि विभिन्न समुदायों के सभी लोगों के पक्ष में बोल रही थी। कांग्रेस गरीबों, काश्तकारों, मजदूरों, सैनिकों, वनवासियों, पेशेवर समूहों, जमींदारों तथा उद्योगपतियों के सभी के पक्ष में बोल रही थी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े? तो उत्तर है पहले विश्व युद्ध से भारत पर निम्नलिखित आर्थिक असर पड़े। 1 नंबर कारण है इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी वृद्धि हो गई। इस खर्चे को निकालना सरकार के निजी और व्यावसायिक मुनाफे पर बढ़ावा दिया गया। दूसरा है सैनिक व्यय में वृद्धि तथा युद्धक सामग्री की आपूर्ति की वजह से जरूरी चीज़ों की कीमतों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई। नेक्स्ट है 3rd नंबर की पॉइंट, इस युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं, जूट के बोरे, रेल के पटरियां आदि की मांग बढ़ा दी। अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी ला दी। व्यावसायिक समूह ने युद्ध के बेहिसाब मुनाफा कमाया। युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए अधिक अवसरों की मांग करने लगे। इस प्रकार जो पहले विश्व युद्ध है उसके भारतीय पर जो आर्थिक असर पड़े उनका अपन ने अध्ययन किया। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, 1940 के लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई थी? तो 1940 में जो मुस्लिम लीग थी उसके प्रस्ताव में देश के पूर्वी क्षेत्रों में मुस्लिमों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आइए विचार करें के तहत प्रश्न संख्या 5, मध्य मार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह संघर्ष करना चाहते थे? तो यहाँ पर उत्तर देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, मध्य मार्गी कांग्रेस के वे राजनेता मध्य मार्गी कहलाते थे जो अपने उद्देश्यों एवं तरीकों में मध्य मार्गी थे। 2 नंबर पॉइंट, वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष करना चाहते थे। वे प्रतिवेदन देना, निंदा, जनमत बनाना, प्रार्थना पत्र देना, अखबारों द्वारा संदेश देना आदि कार्यों द्वारा संघर्ष करना चाहते थे। इसे निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्होंने सरकार और प्रशासन में भारतीयों को ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। उनका आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादातर अधिकार दिए जाए, जिन प्रांतों में परिषदें नहीं थी उनका गठन किया जाए। उनकी मांग यह भी थी कि सरकार में भारतीयों को भी ऊंचे पद दिए जाए। मध्य मार्गी राजनेता जनता को अन्यायपूर्ण ब्रिटिश शासन के विषय में बतलाना चाहते थे। वे सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहते थे। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस में परिवर्तनवादी
की राजनीति मध्य मार्ग की राजनीति से किस प्रकार से भिन्न थी? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है कांग्रेस की आमूलचूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्य मार्ग की राजनीति की निम्नलिखित प्रकार से भिन्न थी। जो कुछ पॉइंटों के माध्यम से हमने इसका सॉल्यूशन किया है। 1 नंबर पॉइंट देखते हैं, आमूलचूल परिवर्तनवादी ज़्यादा आमूलचूल परिवर्तन उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करते थे, जबकि मध्य मार्गी अपने उद्देश्यों एवं तरीकों में मध्य मार्गी थे। नेक्स्ट 2 नंबर पॉइंट, आमूलचूल परिवर्तनवादियों से ने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता और रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया, जबकि मध्य मार्गी निवेदन की राजनीति करते थे। नेक्स्ट है, आमूलचूल परिवर्तनवादियों का मानना था कि लोगों को स्वराज के लिए अवश्य लड़ाई लड़नी चाहिए, जबकि मध्य मार्गी सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहते थे। नेक्स्ट 4 नंबर, आमूल परिवर्तनवादी सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर विश्वास करते थे, जबकि मध्य मार्गियों के अनुसार अंग्रेज न्याय एवं स्वतंत्रता के आदर्शों का सम्मान करते थे, इसलिए वे भारतीयों की उचित मांगों को मान जाएंगे। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस तरह से रूप धारण किया, लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे? तो इसका उत्तर है, लोगों ने गांधी जी के आह्वान पर अपने हिसाब से अर्थ निकाला, अतः देश के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन अलग अलग रूप में ग्रहण किया गया। खेड़ा गुजरात के पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों की ऊंची भू राजस्व मांग के विरुद्ध अहिंसक मुहिम चला दी। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। सिंध बंगाल में खिलाफत असहयोग गठबंधन ने राष्ट्रीय आंदोलन को पर्याप्त सांप्रदायिक एकता को मजबूती प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अपने गुरुद्वारों में अंग्रेजों की सहायता से जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने का आंदोलन चलाया। असम में चाय बागानों मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। लोग गांधी जी को एक तरह से मसीहा, एक ऐसा व्यक्ति मानते थे जो मुसीबतों में गरीबों का छुटकारा दिला सकता था। किसानों को लगता था कि गांधी जी उन्हीं जमींदारों के खिलाफ संघर्ष मदद करेंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि उन्हें जमीन दिला देंगे। इस प्रकार असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को प्रभावित किया और इसका क्वेश्चन का आंसर किया। नेक्स्ट है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया? तो उत्तर है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला इसलिए किया कि उनके विचार में नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का बुनियादी हिस्सा है। इसे अमीर और गरीब समान मात्रा में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, 1937 से 47 की उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो उत्तर है, 1937 से 47 की घटनाओं के फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। जो निम्न प्रकार की घटनाएं घटी, इनका हम देख लेते हैं पॉइंटों के माध्यम से। 1 नंबर पॉइंट है, 1930 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद की। 1940 के दशक के शुरुआती सालों में जिस समय कांग्रेस के ज़्यादातर नेता जेल में थे, उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। नेक्स्ट है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का दावा था कि उसे भारतीय मुसलमानों को एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस ने इस दावे को मंजूर नहीं किया। 4 नंबर पॉइंट था कि 1946 के प्रांतीय चुनाव में लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर बेजोड़ सफलता मिली। इससे लीग पाकिस्तान की मांग पर कायम रही। नेक्स्ट है 5 नंबर, मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं करा सका। 6 नंबर पॉइंट है, लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में हिंसक दंगे भड़के। मार्च 1947 तक हिंसा उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में फैल गई। अतः भारत पाक विभाजन के फलस्वरूप एक नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। दूसरे युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग की बातचीत शुरू की। यह वार्ता असफल रही क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस ने इस दावे को मंजूर नहीं किया। नेक्स्ट है 4 नंबर पॉइंट, 1946 के प्रांतीय चुनाव में लीग को मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर बेजोड़ सफलता मिली। इससे लीग पाकिस्तान की मांग पर कायम रही। नेक्स्ट है, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कुछ खास प्रावधानों को सहमत नहीं करा सका। 6 नंबर पॉइंट था, लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। इसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़के और 1947 तक हिंसा
उत्तरी भागों में फैल गई, अतः भारत विभाजन के फलस्वरूप नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ। साथियों, इसमें से कुछ पॉइंट है जो पुनः वापस दोबारा रिपीट हो गए, तो आप ध्यान से जो आवश्यक हैं उन्हीं को करें। तो साथियों, कैसा लगा वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। साथियों, आपको कक्षा 8 से संबंधित संपूर्ण सामाजिक विज्ञान के वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां से आप इनका एक साथ एक जगह पर अध्ययन करके पाठ्यपुस्तक के प्रश्न कर सकते हैं। साथियों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नए पाठ के वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।